वाले छत्तीसगढ़ राज्य में धान का रकबा बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने राज्य सरकार 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। मार्कफेड ने अलग अलग बैंकों से निविदा जारी कर प्रस्ताव मंगाए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के निर्णय का विरोध किया है। सरकार का मानना है कि कर्ज लेने से किसान समृद्ध होंगे, क्योंकि धान की अधिक से अधिक खरीदी होगी। खाद्य विभाग और मार्कफेड ने धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन नीति को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी नहीं हो पाई है। बैठक जल्द होगी, इस पर चर्चा लगातार तेज है। धान पर गरमाई सियासत जल्द थमने का नाम नहीं लेने वाली है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की है। हालांकि सरकार की सोच है कि कर्ज लेने से किसान समृद्ध होंगे, क्योंकि उपार्जित धान की अधिक से अधिक खरीदी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की मुहिम छेड़ रखी है। अब देखना होगा कि सरकार के कर्ज लेने पर किसानों को कितना लाभ मिल पाता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। लगातार डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को लगातार अभी तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ 9 महीने के अंदर कर्ज में डुबो दिया है और छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति को कर्ज के बोझ के तले लगातार दबते जा रहा है। और उसके बाद फिर से नए धान खरीदी सत्र के लिए अगर फिर से कर्ज लेने की तैयारी करती है तो मैं समझता हूं कि यह निर्णय गलत है सरकार की। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार कर रही थी। उसमें प्रदेश के हित में, किसानों के हित में वो अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं होता ना। तो चलिए इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। के.एस. चौहान प्रवक्ता बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अभय नारायण जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, सबसे पहले सवालों की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। जिस तरह से किसानों के लिए आपने ये बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है बीजेपी की सरकार ने लोन लेके, लेकिन कांग्रेस तो लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे तो प्रदेश पे जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा, किसानों का भला कैसे होगा। क्या स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं वो हम चाहेंगे आप एक बार पहले हमें समझाएं। के.एस. चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अभय नारायण जी भी हमारे साथ हैं। अभय नारायण जी, बार बार आप लोगों की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि धान खरीदी के लिए भाजपा की जो साय सरकार है वो कर्ज अब क्यों ले रही है? उससे भी आवाज ठीक आ रही है जी अभय नारायण जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सब विपक्ष में थे तो लगातार कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते थे कि ये लोग कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं। जबकि भूपेश बघेल सरकार ने जब 18 में सरकार ग्रहण किया, सरकार में पदभार ग्रहण किया, तो 50,000 करोड़ का ऑलरेडी कर्जा और 42,000 करोड़ का कर्जा 5 साल में और भूपेश बघेल सरकार ने लिया किसानों को योजनाओं चलाने के लिए। और कई जन हितैषी योजनाएं चल रही थी, और वो भी इसलिए लिया था कि हमारा रॉयल्टी का पैसा, हमारा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा था। 2 साल 3 साल के जीएसटी का पैसा नहीं मिलता था, इसलिए कर्ज लेने की नौबत आई
लेकिन वर्तमान की 8 महीने की सरकार जो विपक्ष में रह के बड़ी बड़ी बात करती थी, कर्जे का आरोप लगाती थी, 37,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और 25,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अगर यही स्पीड रहा तो आप सोचिए कि 5 साल में ये कितना कर्ज लेंगे। 5 साल में कर्ज का लिमिट क्या होगा? 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ की जनसंख्या का ये प्रदेश, हर व्यक्ति 1 लाख करोड़ के कब्जे में चला जाएगा। केंद्र सरकार की भी वही हालत है। 2 लाख हजार करोड़ से ऊपर का कर्ज केंद्र सरकार लेके रखी हुई है। वही काम छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार करने जा रही है। तो जनता को ये बताना चाहिए कि जो कर्ज आप ले रहे हैं वो वापसी कैसे होगी, इसका ब्याज आप कैसे देंगे, कर्जे की वापसी कैसे होगी, और क्या कोई केंद्र के पास आपका पैसा रुका है जिसके एवज में आप कर्ज दे रहे हैं, या अपनी मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कर्ज दे रहे हैं। 8-9 महीने के अंदर 25,000 करोड़ और फिर 37,000 करोड़, ये इंतहा है। इसका साफ मतलब है कि ये सरकार न तो जनता की सेवा कर पा रही है, न तो लॉ एंड ऑर्डर इनका ठीक है, क्राइम के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है, कोई भी नए काम चालू नहीं कर रहे हैं, और जो योजनाएं चल रही हैं उनको चलाने के लिए कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सवाल उनसे भी ले लेते हैं। कर्ज में डुबाने जा रही है। ठीक है, अभय नारायण जी आपके पास आऊंगी। के.एस. चौहान जी, देखिए, अगर इसी गति से सरकार कर्ज लेती रही तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा, और अगर इसे एवरेज देखा जाए तो प्रत्येक नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज हो जाएगा। क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? 37,000 का करोड़ आप फिर ले रहे हैं, 25,000 करोड़ का कर्ज आप ले चुके हैं। पूर्वा जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि 2018 में जब 15 साल की रमन सरकार की हो गई थी तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए खर्चा था छत्तीसगढ़ के ऊपर। जब इनकी 5 साल की सरकार आती है तो 40,000 ये तो 50,000 ज्यादा कर्जा लेते हैं और 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा। मेन बात क्या है, कर्जा लेना नहीं, मेन बात ये है कि कर्जे को आप प्रोडक्टिव चीजों में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये मेन बात। आज मुझे ये बता दीजिए, अगर कांग्रेस ये बोले कि कर्जा लेके कोई अनप्रोडक्टिव चीजों में लगाएगा, अब खुद देख सकते हैं जैसे हमारा पिछला बजट था उसमें जो सबसे मेन बात रहती है आवाज बजट में आ रही है, प्रोडक्टिव चीजों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 17% का हमारा जो पैसा है वो प्रोडक्टिव चीजों में लग रहा है, जिससे कि आय उपार्जन होगी। और ऐसे करके और पिछले 5 साल के जो 5 बजट पेश किया तो उसमें 17% तो लग रहा है, क्यों नहीं लगा? और दूसरी बात, आज एमएसपी का रेट बढ़ा, हमारा जो धान मूल्य का रेट बढ़ाया गया था, बढ़ा दिया गया था, 3,300 रुपए कर दिया गया, 2,100 क्विंटल कर दिया गया, अभी रकबा भी बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने साथी प्रवक्ता से और अपने कांग्रेसी नेताओं से, क्या आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसानों में पैसा, किसानों की जेब में पैसा जा रहा है? क्या आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसान कर्ज मुक्त हो रहा है? क्या आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसान समृद्ध और शक्तिशाली बन रहे? क्या इस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ विरोध, ये इनकी परेशानी कर्जा नहीं, इनकी परेशानी क्या है मालूम है? इनकी परेशानी ये है कि जो इनकी सरकार नहीं कर पाई वो हमारी सरकार कर रही है। जैसे कि मैंने अपनी बात चालू की कि कर्जा लेना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कर्जे को कहाँ आप लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रोडक्टिव चीजों में लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसानों के पास पैसा आएगा तो क्या कांग्रेसी नेता जो है और कांग्रेस पार्टी है इसके हक में नहीं है? जब आपने भी एमएसपी बढ़ाया, जब आपने धान मूल्य बढ़ाया था तो भी आप दे रहे थे और उसको क्या बोलते हैं, खर्चा भी आपने किया था। उसके बाद आपका अभी ये विरोध करना कि कर्जा लेके
प्रोडक्टिव चीजों में तो लगा नहीं रहे। अगर किसान के पास पैसा आएगा तो किसान पैसा कहाँ लगाएगा? किसान जमीन लेगा और पैदावार करेगा और समृद्ध बनेगा और उसका पैसा बाजार में आएगा, वो रोटेशन होगा। क्या ऐसा नहीं चाहते? चलिए ठीक है चौहान जी आपके जवाब से अभय नारायण जी कितने संतुष्ट हुए हैं या क्या सवाल है उनका, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अभय नारायण जी देखिए, न तो इनके पास कोई जवाब है और न सरकार के वित्त मंत्री जवाब नहीं दे सकते। आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वही कहेंगे जो सरकार की तरफ से इनको बोलना है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब हम ये कर्ज लेते थे, अभी आपने आंकड़ा दिया कि 18 तक रमन सिंह ने इतना लिया, 5 साल हुए तो हम तो कहते थे कि हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, तमाम योजनाओं के लिए कर्ज ले रहे हैं और वो कर्ज छत्तीसगढ़ की समृद्धि का कारक बना। लेकिन कर्ज लेने का आधार हमारा क्या था कि हमारा उतना ही पैसा जीएसटी का और कोयला रॉयल्टी का केंद्र ने रोक के रखा था। आज आपको जीएसटी मिल रही है, आप डबल इंजन की सरकार हैं। आज आपको रॉयल्टी का पैसा आ गया, आप डबल इंजन की सरकार हैं, फिर आपको कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? पहला सवाल। दूसरी बात कि धान का पैसा देने के लिए कर्ज लेने का परंपरा थी, धान कर्ज लेके खरीदा जाता था और फिर चावल बेच के उसको वापस किया जाता था। चले ये परंपरा, तो 37,000 करोड़ किस बात का ले रहे हैं आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि रकबा नहीं चाहते क्या, किसानों को मिले नहीं चाहते क्या? अरे हमने तो 5 साल कोरोना में चलाया सरकार को, 2 साल 2.5 साल का कोरोना था, न किसी का किसान का पैसा रुका, न धान खरीदी रुकी और न ही किसी का वेतन काटने की नौबत आई, योजना बंद करने की नौबत आई। केंद्र सरकार ने तो तमाम कटौतियां की, सांसद विधायकों में कटौतियां की, कर्मचारियों में कटौतियां की, तमाम योजनाओं को बंद कर दिया था मोदी की सरकार ने। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना में बाजार को भी समृद्ध रखा। जिस तरह किसान समृद्ध रहे, जिस तरह हमारे शासकीय कर्मचारी समृद्ध रहे, उसी तरह बाजार भी समृद्ध रहा। और एक तरफ आप कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? तमाम जो हमारी योजनाएं थी जनता के हित वाली, उनको आप बंद कर रहे हैं। आपने बिजली बिल की योजना बंद कर दी, रजिस्ट्री में 30% का छूट खत्म कर दिया, उससे आपकी आय बढ़ी है, फिर कर्जा लेने की आवश्यकता क्यों? पीएम आवास की केवल आप बात कर रहे हैं, जो पैसा केंद्र से आएगा वही आप लगाएंगे। पीएम आवास की केवल बात हो रही है। संविदा कर्मचारी इस प्रदेश में 8 महीने की सरकार में तनख्वाह तक नहीं मिला है। बोनस और की तो बात छोड़ दीजिए आप, उनको वेतन तक नसीब नहीं हो रहा है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, सड़कों का प्रभाव देख लीजिए कि सड़कों गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं, नए पुल पुलियों काम बरसात में बंद पड़ा है। आखिर आप इस पैसे को लगाने की बात कर रहे हैं तो कर्ज लेके आप करेंगे क्या? एक रोड मैप होना चाहिए कि 37,000 करोड़ कर्ज इन योजनाओं के लिए लिया जा रहा है और इस तरीके से वापस होगा। कि वित्त मंत्री को बताना चाहिए जनता को। आज इंडिया न्यूज अगर डिबेट करा रहा है कर्ज पे, तो जनता ये जानना चाहती है ना कि 37,000 करोड़ का कर्ज किस काम के लिए लिया जा रहा है, वापस कैसे होगा और जनता के कितने हित में काम आएगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर यही स्पीड रही तो आप जो कर्ज ले जाएंगे, सरकार कहाँ जाएगी? जो स्थिति केंद्र सरकार की है। ठीक है केएस चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केएस चौहान जी, देखिए कांग्रेस का तो ये भी आरोप लग रहा है कि आप ठीक है आप कर्ज ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो जनता के लिए हितकारी योजनाएं चलाई जा रही थी आपने वो भी बंद कर दिया। सबसे पहले ये देख लेना चाहिए हमने क्या किया है और किसके हिसाब से सरकार जब अपनी आखिरी बार 2022 तो आपकी 22 लगभग आप 104 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और वो होता है लगभग 29,000 करोड़। ठीक है, अब 29,000 करोड़ का आपको माल सकते और आपको लगभग 12,500 करोड़ रुपया आपने कर दिए। अब जब इसकी सरकार चाहती है जो 2023-24 में जब होती है तो जब 104 लाख
जब धान खरीदा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 करोड़ रुपया जिसमें सरकार मिलती है और लेकिन देखिए चौहान जी सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर बहुत दावे किए गए थे और अब कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? इतने दावे वादे करने के बाद भी कर्ज लेने की जरूरत क्यों हो रही है? सवाल तो ये है। आप ये बताइए कि हम उस प्रोपोर्शन के जितना आप धान खरीद रहे थे उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम कम कर्ज ले रहे हैं। जितना हम लोग धान खरीदते हैं 40% हमने ज्यादा धान खरीदा पिछले बार 104 लाख मीट्रिक टन आपने खरीदा था, उसके बाद हमने 144 लाख मीट्रिक टन खरीदा। उसका वैल्यू कितना होता है? तो 44 लाख करोड़ रुपया होता है और उसके हिसाब से हमने अपना खर्चा कितना लिया? 12,500 करोड़ रुपया आपने लिया था, 18,000 हमने लिया, 40% को नहीं पड़ा, लेकिन हमने 40% धान खरीदी थी। और अभी जब हम धान रखने की बात कर रहे हैं तो ये इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे। हमने 40% ज्यादा धान खरीदा, लेकिन 40% ज्यादा हमने कर्जा नहीं किया पिछली बार। और इस बार जो हमारा लक्ष्य है और उसके हिसाब से जितना धान खरीदा था और उसके हिसाब से जितने प्रतिशत का आपने कर्जा दिया था उसमें कम ही नहीं है। और उसके बाद जो मेरा ये सवाल है कि ये जो पैसा है वो किसानों की जेब में जा रहा है, तो किसानों की किसान नहीं करता है और अभी भी नहीं है। चलिए ठीक है अब अभय नारायण जी से जवाब ले लेते हैं। अभय नारायण जी, एक तो भाजपा प्रवक्ता की बात स्पष्ट रूप से मुझे सुनाई नहीं दी जी। लेकिन वो दावा कर रहे थे कि हमने सर्वाधिक धान खरीदा। हाँ। भाई साहब, वो धान का उत्पादन कांग्रेस सरकार में हुआ था, आपने केवल खरीदने का काम किया और उसमें भी 1,037 करोड़ 55 लाख का धान आपने नष्ट कर दिया। आप उठा नहीं पाए, धान संग्रहण केंद्रों में ही सड़ गया। उठाने की जो व्यवस्था करनी थी, परिवहन की व्यवस्था करनी थी, वो भी आपने नहीं किया। मिलरों से चावल उठा के चावल जमा करने का काम आपने नहीं किया। और दूसरी तरफ आप लगातार कह रहे थे 5 साल में हमने 50,000 करोड़ दिया। हमने किसानों का 11,000 करोड़ 2018 में ही माफ किया था। हर साल हम उनका कर्ज माफ कर रहे थे, स्वसहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ कर रहे थे और उनके रोजगार को साधन दे रहे थे। तो हमारे तो 50,000 करोड़ का हिसाब है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी कि प्रदेश की जनता को बता दें कि 25,000 करोड़ का कर्ज 8 महीने के अंदर लिया जा चुका है और 37,000 करोड़ आप लेने वाले हैं। इसको आपने कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब दीजिए और इस पैसे को आप कैसे वापस करेंगे? 5 साल अगर आप इसी तरह पे कर्ज लेते रहेंगे तो ये तो कर्ज में डूबी हुई छत्तीसगढ़ बनेगा। छत्तीसगढ़ को आप कहाँ खड़ा करना चाहते हैं? आपने 3% छूट की, रजिस्ट्री रेट बढ़ा दिया, आप कारी में 2 नंबर की शराब बेचकर आप पैसा कमा रहे हैं। आप कारी से और रजिस्ट्री से लूटने का काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। हमने तो 3% की छूट दे रखी थी, छोटे भूखंडों को रजिस्ट्री करवा रहे थे ताकि उनकी मार्केट समृद्ध रहे और जो गरीब, जो मध्यम वर्गीय परिवार जमीन खरीदने काम करते थे उनको भी सहायता मिलती थी। आपके दावे कहाँ हैं? और जवाब दे दीजिए ना कि 25,000 करोड़ आपने लेके क्या किया और 37,000 करोड़ जो ले रहे हैं उसका आप क्या करेंगे और इस पैसे को वापस कैसे करेंगे, इसका ब्याज कैसे देंगे? कितना जीएसटी बाकी है केंद्र सरकार पर, कितना बाकी है कोयला रॉयल्टी का पैसा? हम तो 5 साल का आप हिसाब दे रहे हैं कि 5 साल में आपने 3-3 साल का जीएसटी रोका, 3-3 साल के कोयले की रॉयल्टी रोकी, तब हमको कर देना पड़ता था। चलिए जवाब ले लेते हैं केएस चौहान जी से फटाफट, उसके बाद फाइनल कमेंट लेंगे सर आपसे। केएस चौहान जी के बजाय चलिए, अब अभय नारायण जी ने तमाम सवाल पूछ लिए कि आप कर्ज लेंगे तो इस कर्ज को आप उतारेंगे कैसे, किस तरह से आपकी जो स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान आप बना रहे हैं, वो मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से इसका जवाब दे दें, उसके बाद फाइनल कमेंट। ठीक है अभय जी केएस चौहान जी।
जी मैंने अपनी बात नहीं निकाली थी। अरे बस करो भाई, हो गया, कितनी बातें बोले जाते हो आप, अभय जी उनको बोलने दें। हो गया ठीक है, के.एस. चौहान जी। आय के साधन नुकसान दिया, उसके हिसाब से 12,500 हमने 40% ज्यादा दिया होगा, हमने 40% ज्यादा इनसे नहीं लिया। और अगर इतना ये पूछना चाहता हूँ और जो पहले भी पूछना उसके जवाब के पास है, ये है कि और क्या है आज सरकार अभी राजनीतिक है। आप अगर आपके भी 50 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया हमारी सरकार नहीं दिया, सबसे आम बात आज रकबा बढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली उनको परेशानी ये है जो हम इनसे बेहतर काम कर रहे हैं और उनका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी बना लिया है। चलिए ठीक है, तो चले ठीक है के.एस. चौहान जी, अभय नारायण जी, आप दोनों का देखिए बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही है, इसके लिए माफी भी चाहेंगे। आगे आपको सुन पाते लेकिन वक्त हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े। और देखिए जिस तरह से बीजेपी अब इस बार धान खरीदी के लिए और धान के लिए जो लोन ले रही है उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बनाई है, किस तरह की प्लानिंग है और कैसे इस पूरे कर्ज को खत्म किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल रहता है। तो फिलहाल मेरे साथ आज इस बड़ी